डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का लास्ट पार्ट। और इस लास्ट पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जितना कॉम्प्लेक्स ये नाम है उतना ही समझना इसको सरल है। अगर कोई थर्ड पार्टीज़ या आउटसाइडर्स कंपनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट या बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि कंपनी किन ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रही है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या हैं, कंपनी के पास क्या क्या पावर्स हैं जो वो एक्सरसाइज कर सकती है, कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो ये अज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो आउटसाइडर्स इस बात को जानते हैं कि कंपनी के मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है जिसको वो भली भांति समझते हैं। ये एक अजम्पशन है, एक इस प्रकार का मान्यता है जिसके आधार पर हम मानकर चलते हैं कि जो आउटसाइडर्स हैं वो कंपनी के सीमा नियम और कंपनी के अंतर नियम दोनों के बारे में भली भांति परिचित हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये मान के चलता है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं कंपनी के वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट निर्भर करता है आर्टिकल्स पे, अंतर नियमों पर। तो जो आउटसाइडर्स हैं वो ये मान के चलेंगे कि जिन बातों का उल्लेख अंतर नियमों में किया गया है उन्हीं के अनुसार आंतरिक प्रबंध कार्य कर रहा है। वो ये मान के बिल्कुल नहीं चलता कि कंपनी में किसी प्रकार की जो आंतरिक प्रबंध है उसमें किसी प्रकार की खामियां हैं। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के साथ में पूरा होता है, जिसमें कि जो आउटसाइडर्स हैं वो दो तरह की मान्यताएं लेते हैं। पहली कि वो ये मानता है कि मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में क्या कहा गया है, उनके क्या क्या कंटेंट्स हैं, और जो आर्टिकल्स हैं उनके अनुसार ही आंतरिक प्रबंध अपना कार्य कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई खामियां नहीं है। तो ये जो दो सिद्धांत हैं ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कंपनी एक्ट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आउटसाइडर्स अपने जो अनुबंध होने वाले हैं उनसे पहले इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब देखते हैं इनका सिग्निफिकेंस। ये जो दोनों डॉक्ट्राइन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि क्योंकि ये अजम्पशन लीगल है, ये माना जाता है कि वो सभी बातों से परिचित हैं, भली भांति जानते हैं, तो वो लोग पहले से ही मेमोरेंडम को और आर्टिकल्स को स्टडी करते हैं। पार्षद सीमा नियमों को भी पढ़ेंगे और पार्षद अंतर नियमों को भी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे कि वो कंपनी के उद्देश्यों के बारे में, कंपनी के आंतरिक प्रबंध के बारे में, कंपनी की जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनके बारे में भली भांति परिचित होंगे। ये जो सिद्धांत हैं वो इजी वर्किंग और स्मूथ वर्किंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही सभी बातों को जान लेंगे तो उनको बाद में जाकर किसी ऐसे क्लाउज का पता नहीं पड़ेगा जो कि एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न के अंतर्गत दिया गया हो। एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न के अंतर्गत दिए गए कुछ कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज़ हैं वो जो आउटसाइडर्स हैं उनको पता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अजम्पशन नहीं रहेगी कि वो जो एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न्स हैं, जो क्लाउजेज़ हैं, जो स्पेशल चेक्स के लिए लगाए गए हैं, वो कंपनी की स्मूथ वर्किंग को प्रमोट करेंगे। तो वो ये मान के चलते हैं कि ये
आउटसाइडर्स को पता है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ दिस रूल मे लीड टू कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब ये मान्यताएं अगर हम ख़त्म कर दें तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ाएगी। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ऐसे बढ़ाएगी कि जो आउटसाइडर्स हैं वो इनकी स्टडी नहीं करेंगे, वो कंपनी के बारे में ढंग से नहीं जान पाएंगे, और हो सकता है कि वो कंपनी के बारे में पूरा ना जानते हुए भी अनुबंध कर दें, जो कि बाद में कोई इश्यू जनरेट करे। अब इन के कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। अब अपवाद कुछ इस प्रकार से हैं कि नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी टू थर्ड पार्टीज़। अगर थर्ड पार्टीज़ को इंटरनल मैनेजमेंट की इरेगुलरिटीज़ का पता है तो वो किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते। क्यों क्लेम नहीं कर सकते? यदि उनको इरेगुलरिटीज़ का पता है तो उनको अनुबंध नहीं करना चाहिए था। द पर्सन डीलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल इशू है कि जो पर्सन डील कर रहा है कंपनी से वो कंपनी का ही एक हिस्सा बन जाता है, एक स्टेक होल्डर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग से सीधा सीधा प्रभावित होता है, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी और एक्ट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अपेरेंट ऑथोरिटी। अपेरेंट ऑथोरिटी मीन्स किसी कार्य करने की शक्ति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को है, लेकिन वो व्यक्ति अपने स्कोप से बढ़कर अगर कार्य करता है तो वो इस डॉक्ट्राइन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो कार्य करने का अधिकार उसे है ही नहीं और वो ये कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, फोर्जरी, नेग्लिजेंस, नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल एंड वेयर इंक्वायरी इज एसेंशियल। देखिए, हमने बिजनेस लॉज में पढ़ा है कि लॉ का पता ना होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एक्सक्यूज़ इसलिए नहीं है कि जो व्यक्ति डील कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो सभी चीज़ों को देखकर अपनी कैपेसिटी डिसाइड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, और यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ये मान के चलेगा कि जो अपोजिट पार्टी है वो पार्टी सही मायनों में कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब यहाँ पर फोर्जरी का मतलब होता है किसी तरह का बदलाव, कुछ अनवांछित बदलाव। नेग्लिजेंस यानी बिल्कुल कोई चीज़ को स्किप कर देना, छोड़ देना। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ें करता है, कोई दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ करता है या कोई किसी चीज़ को बदलता है या वो कोई चीज़ को स्किप कर देता है, तो वो इस डॉक्ट्राइन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द जनरल बिजनेस ऑफ द कंपनी। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो कंपनी के जनरल बिजनेस से संबंधित नहीं है, कोई स्पेशल है जिसका उल्लेख ना मेमोरेंडम में है ना आर्टिकल्स में है। तो यहाँ पर क्योंकि वो नॉर्मल अफेयर्स ऑफ बिजनेस से संबंधित नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, तो इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इस डॉक्ट्राइन की परिधि में नहीं आएगा। अल्ट्रा वायर्स एक्ट तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि वो शक्तियों से परे हैं, दैट आर वॉइड एब इनिशियो, वो शुरू से ही वैध नहीं होंगे। और कंपनीज एक्ट ने जिन एक्ट्स को प्रोहिबिट किया हुआ है तो वो इसमें शामिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनको करने की मनाही है। तो जब मनाही है तो कंपनी कर नहीं सकती, फिर भी करती है तो वो फिर एक बड़े लेवल की खामी होगी। तो इस प्रकार से ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, अपनी ही एक कॉपी में आप सॉल्व करके रख लें उनको। और एग्ज़ाम्स की दृष्टि से आप लगातार जो पिछले चैप्टर जो पढ़ाए गए हैं उनको भी रिवाइज़ करते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि आप नया चैप्टर पढ़ें और पुराना भूल जाएं। थैंक यू।